तो वेलकम है दोस्तों एक और नए सेशन में। आज क्या पढ़ाओगे सर? तो आज लेके आए हूँ IAS 38 इंटैंजिबल एसेट। फ्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों, फ्री के मार्क्स हैं, इधर भी आता है और सेम टू सेम FR में भी आता है। मोटा मोटी सेम सेम से ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूँ या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वहाँ भी फ्री के मार्क्स देखे जाएगा और यहाँ भी फ्री के मार्क्स देखे जाएगा। मतलब IAS 16 का बिल्डअप है ये। जिसने IAS 16 अच्छे से कर रखा है उसको तो कुछ भी नहीं पढ़ना। IAS 38 में बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बस अकाउंटिंग सारी की सारी IAS 16 वाली है। कुछ कुछ नई बातें, कुछ कुछ नए नुआंसेस हैं, वही मुझे सिर्फ आप लोग को बताने हैं। तो बड़ी जल्दी से ख़त्म कर देंगे इसको IAS 38 को, और एक भी बच्चे के मार्क्स इसमें से ना छूटे। फ्री के मार्क्स हैं, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। सारा एरिया आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ने के लायक तो है ही नहीं भाई। नहीं चाहते तभी मार्क्स गवाओगे इसमें। इंटेंशन ही है कि सर मार्क्स गवाने हैं, कमाने नहीं हैं, तभी इसमें मार्क्स छूटेंगे। वरना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको मार्क्स देने के लिए बना है, पैदा ही इसलिए हुआ है कि आप लोग इसमें स्कोर कर सकें। तो करें बात IAS 38 की, इंटैंजिबल एसेट की, मेरे दोस्तों के साथ। तो करते हैं बिना कोई डिले करे इंटैंजिबल एसेट। तो क्या है इंटैंजिबल एसेट, क्या है इंटैंजिबल एसेट की बातें? तो बच्चों, इंटैंजिबल वैसे तो आप समझते ही हो, जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जिनको हम टच नहीं कर सकते, तो उसकी अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूं, इंटैंजिबल एसेट की। थोड़ा रिलेट कराता हूं आपको इंटैंजिबल एसेट। देखो, एसेट का मतलब क्या होता है कि जिससे हमें बेनिफिट आता है। भाई टैंजिबल चीजें तो बच्चों को समझ आती है, टैंजिबल है भाई, मैं टैंजिबल हूं, आप टैंजिबल हैं, बट व्हाट अबाउट अवर इमोशन? हमारे सपने, हमारे ड्रीम, क्या इंटैंजिबल चीजों की वैल्यू नहीं होती? क्या हमारे सपनों की कोई वैल्यू है या नहीं है? हमारे डिजायर्स की कोई वैल्यू है या नहीं है? ऑब्वियसली है। डिसिप्लिन से हर चीज की वैल्यू है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, डिसिप्लिन ऑलवेज फार एक्सीड मोटिवेशन। कई बार बच्चे गलत समझते हैं, दोनों को एक जैसा समझते हैं, एक जैसा नहीं है। डिसिप्लिन क्या है कि मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मन की नहीं सुनना है। मन करे या ना करे, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। तो मन कुछ भी कहे अपन करेंगे, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन या माइंडसेट। और मोटिवेशन क्या है दोस्त? मोटिवेशन है कि मन को पहले मनाएंगे, उसके दुलार करेंगे, उसे प्यार करेंगे, भाई पढ़ ले, मोटिवेट करेंगे उसे, अच्छे अच्छे सपने, उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। फिर जब मन मान जाएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। तो मोटिवेशन तभी तो कहा जाता है मोटिवेशन इज टेम्परेरी। एक बात मैं कहता हूं हमेशा बच्चों को, मोटिवेशन इज टेम्परेरी एंड डिसिप्लिन एज परमानेंट। कर रहे हो आप सब, मेहनत कर रहे हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहा। रात रात भर जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हो, हार्ड वर्क डाल रहे हो, तो दैट ऑल विल मेक डिफरेंस वन डे बच्चों। अभी कुछ नहीं, गिरोगे चलोगे, जरूरी है। सबके साथ आपके सर भी उन चीज़ों से गुजरे हैं। आई हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ फेलियर टू रीच हेयर ऑल ऑफ यू। तो आप सबको गिरना है, खड़े होना है, गिरना है, फाइट करना है। लाइफ इज कॉन्स्टेंट फाइट बच्चों, बट एंजॉय करते रहना लाइफ को, और एक दिन यू विल रीच योर ड्रीम्स, योर डिजायर्स। सारी की सारी छोड़ दोगे, मैटर ही नहीं है, बहुत आसानी से मिलेंगी चीज़ें। भाई जो भी एंजॉय करेगा ना इस पीरियड में, ये जो अभी यंग टाइम है, यूथ, अभी जो यंग ब्लड है, इस टाइम पे आपको वर्क करना है, पूरी ज़िंदगी एंजॉय करना है, वरना बाद में दिक्कत ही दिक्कत है। तो उसी के साथ समझो इंटैंजिबल एसेट। आज लेके आगे क्या होता है इंटैंजिबल एसेट। तो टेक्निकल डेफिनेशन तो कहती है एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो टेक्निकल IAS 38 टेक्निकली क्या समझाता है इंटैंजिबल एसेट को मेरे दोस्त? कहता है नॉन मॉनिटरी एसेट। मतलब नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या होता है? तो बच्चा, मॉनिटरी का मतलब होता है जिसकी ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब इसकी क्या फिक्स वैल्यू? भाई किसी के ब्रांड की, किसी की गुडविल की क्या वैल्यू मिलेगी? मार्केट ही नहीं होता इनका। तो इस वजह से हर किसी के ब्रांड की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू, ट्रेडमार्क, पेटेंट की वैल्यू अलग अलग है। अब देखो, इंटैंजिबल एसेट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो कितनी ज्यादा हमारे दिमाग में वैल्यू क्रिएट करके रखते हैं। जैसे अगर अपन बात करें मैगी की, तो हम मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं मैगी चाहिए। या कई बार आप देखते होगे लोग बोलते हैं बाबा रामदेव वाली मैगी या सनफीस्ट की मैगी। बट आप समझो कि प्रोडक्ट नहीं है मैगी। मैगी इज नॉट अ प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की जगह यूज कर रहे हैं। इतना ब्रांडिंग कर दिया हमारे दिमाग में, इतना हमें ब्लाइंड कर दिया है। रियलिटी में मैगी इज नॉट इवन अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज नूडल्स। वी नीड फलाना ब्रांड नूडल्स। सो आप देख रहे हो कितना
दिमाग के अंदर डिस्टिंग्विश ही खत्म हो गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ब्रांडिंग की पावर समझनी है, मार्केटिंग की पावर समझनी है। ऐसे एक दो एग्जांपल और हैं, मैगी तो है ही, जैसे आप फेविकॉल की बात करो, बताओ फेविकॉल के प्रोडक्ट का नाम सोचो क्या होता है। जैसे मैगी का तो चलो मैंने बता दिया नूडल, आपको पता भी है कि फेविकॉल का प्रोडक्ट का नाम क्या है। फेविकॉल अपने आप में एक ब्रांड है। आप जब मार्केट में बोलते हो तो आप प्रोडक्ट का नाम ले ही नहीं रहे हो, बट इतना रिप्लेस हो गया, उसके तो ऐड भी इतने मस्त मस्त आते थे पहले, पुराने ऐड देखना, फेविकॉल का जोड़। अरे रियल में प्रोडक्ट तो ग्लू है, एडेसिव है, अपन को तो ब्रांड भी नहीं पता होंगे कि फेविकॉल के अलावा कोई ब्रांड एग्जिस्ट भी करता है। कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक है। तो समझो टैंजिबल के साथ साथ इंटैंजिबल की वैल्यू समझो, इंटैंजिबल की ही ज्यादा वैल्यू है, इमोशंस की ही ज्यादा वैल्यू है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो आप ओवर द पीरियड बिल्ड करते हो उसी की मार्केट में रियल वैल्यू है बच्चा। तो करना है, उस पर को भी सीखना है, वो भी कला है। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी मतलब नो फिक्स वैल्यू, इसको मैं क्या बोलता हूं, नो फिक्स वैल्यू। नॉन मॉनिटरी का मतलब नो फिक्स वैल्यू, और फिजिकल नहीं होता, गलत मत समझना, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, समझ रहे हो, इंटेंजिबल एसेट को टच नहीं कर सकते। समझ गए सर, बात समझ गए। और बताओ सर एग्जांपल, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क समझते हो, मार्क होता है ना, नाइकी का देखा होगा। पेटेंट, पेटेंट हमने कोई पेटेंट करा लिया, लाइसेंस लिया है, कॉपीराइट, गुडविल, परचेज्ड ओनली, तो ये अपने लेवल पे अभी बात नहीं, कंसोलिडेशन में समझाऊंगा। सिर्फ परचेज गुडविल आती है। गुडविल एक सेल्फ जनरेटेड होती है, खुद ब खुद बनाई हुई, अपने मियाँ मुट्ठू, वो नहीं, खरीदी है तब आएगी। फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, कस्टमर लिस्ट खरीदे हैं तो आ जाएंगे। सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो मेरा बच्चा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, तीन बातें किसी एसेट को एसेट दिखाने के लिए, वही जो हमने आई सेक्शन में पढ़ी थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट इज मेजरेबल, वही कहता है। आइडेंटिफाइबल, भाई एक इंटेंजिबल एसेट जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, जो सेपरेटली परचेज सेल नहीं हो सकता, उसको हम इंटेंजिबल एसेट नहीं मानते। उस पर कंट्रोल, एसेट मेरा, बेनिफिट किसी और के पास, समझ रहे हो, होना चाहिए ऐसा। भाई दुकान आपकी, चला कोई और रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। एसेट आपका तो बेनिफिट भी आपके पास आने चाहिए। तो कहता है कंट्रोल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये कहता है आप कुछ भी समझो, गलत मत समझना सर की बातों को, दिल की दिल से बातें हैं। कंट्रोल एंटिटी मस्ट कंट्रोल द फ्यूचर बेनिफिट एंड मेजरेबल, मेजर कर सके। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, अरे कॉस्ट कैन बी मेजर्ड का मतलब क्या है, बिना कॉस्ट मेजर के अकाउंटिंग नहीं हो सकती। आइडेंटिफाइबल, दिखाई दे, भाई आपका प्यार दिखाई देना चाहिए। पेटेंट कैन बी सोल्ड सेपरेटली, मस्ट बी सेपरेबल और राइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल राइट, कोई कॉन्ट्रैक्ट से, कोई लीगल राइट से ब्रांड खरीदा आपके पास, यू कैन सोल्ड सेपरेटली दैट ब्रांड टू एनीवन। आइडेंटिफाइबल आपका इंटेंजिबल है। कंट्रोल, आप उस पर कंट्रोल रखते हो, आपको उसके बेनिफिट पता है, कब आएंगे, कितने आएंगे, आप उससे कंट्रोल रखते हो और मेजर कर सकते हो। सर अब आगे बात, अब मेन अकाउंटिंग की बात, जैसे वहां बताया था IAS 16 में आपको के 3 फेज होते हैं, पैदा होना, बर्थ, लाइफ एंड डेथ। वैसे इंटेंजिबल एसेट भी 3 तरीके से हमारे पास आ सकते हैं। एक तो परचेज करके, पहला क्या है, परचेज करके, खरीद के। दूसरा सेल्फ जनरेटेड, अपने आप जन्म हो गया, अपने आप अवतार ले लिया, अपने आप पैदा हो गए, सेल्फ जनरेटेड ओवर द पीरियड, सेल्फ खुद ब खुद, इंटरनली जनरेटेड कहते हैं। और एक है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करके। तो तीनों पढ़ लिए, काम खत्म, परचेज, सेल्फ जनरेटेड खुद ब खुद, और तीसरा R&D। तो पहला पढ़ा रहा हूं परचेज। परचेज में पहली बात, पहला पहला प्यार, इनिशियल मेजरमेंट, जब पहली पहली बार देखा, आंखें से आंखें मिली तो क्या हो गया, लव हो गया। और लव क्या हुआ, कहता है इंटेंजिबल एसेट परचेज करा हुआ हमेशा कहां दिखाई देगा, कॉस्ट पे। यही IAS 16 भी कहता था, कॉस्ट पे दिखाना है, वही डायरेक्ट कॉस्ट सारी ऐड कर देनी है, परचेज कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। बस ध्यान रखना यहाँ की डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी अलग होंगी, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट होगी लीगल फीस। अब यहाँ पे कैरेज तो नहीं होगी ना, कि भाई मैं ब्रांड को रिक्शे में बिठा के लेके आया, ब्रांड को ट्रक में बिठाया, कार में बिठा के अपने पास तक लेके आया, तो बच्चा कैरेज वैरेज नहीं मिलेगा, बट डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ भी ऐड हो जाएंगी। सेम फंडा, व्हेन इंटेंजिबल एसेट इज परचेज इट इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, किस पे, कॉस्ट पे। जी सर। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में यहाँ भी वही मॉडल, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। यहाँ भी 2 मॉडल देता है, कौन से मॉडल, पढ़ लो बच्चों, गलत मॉडल्स पे ध्यान नहीं डालना। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल की बात कर रहा है। आपकी जिंदगी के अकाउंटेंट के 2 मॉडल हैं, एक नहीं, 2 मॉडल अकाउंटेंट को हमारे अकाउंट देते हैं, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। और बहुत सिंपल है, यहाँ तो रिवैल्यूएशन मॉडल लगता ही नहीं है वैसे एक तरीके से देखा जाए तो कहता है कॉस्ट मॉडल को नाउ स्प्लिट इन 2 केस, कहता है 2 तरीके के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ फाइनाइट हो, और एक होता है इनफाइनाइट, मतलब जिसकी लाइफ डेफिनेट हो, 5 साल 10 साल, इंटेंजिबल एसेट की लाइफ डेफिनेट है। बट कुछ इंटेंजिबल एसेट होते हैं जिनकी लाइफ इनफाइनाइट होती है, जैसे गूगल है। अगर मैं बोलूँ गूगल का ब्रांड की लाइफ क्या है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट,
10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, कोई लाइफ ही नहीं है, इमॉर्टल है। मैगी देख लो, कई ब्रांड हैं जिनकी लाइफ ही नहीं एस्टिमेट हो सकती। तो कहता है लॉ सिंपल, कहता है भाई जिसकी फाइनाइट है, जिसकी लाइफ निकल सकती है, उसको तो डिप्रिशिएट करो। और कौन सा मेथड? सिर्फ एसएलएम। यहाँ डब्ल्यूडीवी नहीं, सिर्फ एक ही मेथड चलना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब वही ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय 5 लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू जनरली जीरो मानते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी जीरो मानते हैं। सिंपल ही सिंपल, जिंदगी आसान ही आसान। याद नहीं रखना, लाइफ फाइनाइट है, हाँ फाइनाइट है सर। फाइनाइट लाइफ में अमोर्टाइज क्या करना है? ओवर यूजफुल लाइफ। अच्छा, डेप्रिसिएशन को वर्ड इंटेंजिबल में क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। जहां पे टेंजिबल में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं दोस्त? अमोर्टाइजेशन। सर ठीक है, और मेथड क्या लगाना है? सिर्फ एसएलएम। नॉर्मली यूज कौन सा? एसएलएम। लाइफ मतलब कॉस्ट अपॉन लाइफ, कॉस्ट अपॉन लाइफ। और वो कब? जब फाइनाइट हो, लाइफ डिफाइंड हो। बट अगर लाइफ डिफाइंड नहीं है, कहता है इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, लाइफ इज नॉट डिफाइंड, मतलब इमॉर्टल है। अश्वत्थामा है ना महाभारत में, उनकी कोई लाइफ ही नहीं थी। जैसे हमारे हनुमान जी हैं, कोई लाइफ ही नहीं है, इमॉर्टल है। तो जो इमॉर्टल है वो डिप्रिशिएट कैसे हो सकते हैं? अमोर्टाइज कैसे हो सकते हैं? कहता है नो अमोर्टाइजेशन। इस पे अमोर्टाइजेशन लगता नहीं, ये चलते रहते हैं बुक्स में। हालांकि एक एडवांस कंसेप्ट होता है इम्पेयरमेंट, एनुअली इन पे इम्पेयरमेंट लगता है इवन इफ देयर इज नो इंडिकेटर, बट नॉट इन अवर कोर्स। जस्ट फॉर थ्योरी रिमेंबर कि दे आर चेक्ड फॉर इम्पेयरमेंट, दे आर चेक्ड फॉर एनी हैवी लॉसेस, हैवी फॉल, कुछ हुआ है उनके साथ, कुछ गड़बड़ नहीं हो गई, इवन इफ देयर इज नो इंडिकेटर वी हैव टू चेक फॉर इम्पेयरमेंट। बट उसके अलावा कुछ नहीं, चलते रहे भाई। लाइफ ही नहीं है तो क्या खत्म करना? लैंड को आप डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते हो? टेंजेबल एसेट में भी तो कुछ एसेट डेप्रिशिएट नहीं होते, जिन जैसे लैंड होता है, कैसे डिप्रिशिएट कर दोगे? आप हो तो भी वो है, आप नहीं हो तो भी वो था, बड़े बड़े गए चले गए, लैंड रह गया। तो ध्यान रखना, इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ अगर है किसी की तो उस पर कोई अमोर्टाइजेशन नहीं लगना, तो काम आसान ही हो गया ना बच्चा, कॉस्ट मॉडल खत्म। रिवैल्यूएशन मॉडल, कहता है रिवैल्यूएशन मॉडल रेयरली यूज्ड, पहले ही कह देता है रेयरली यूज्ड, और ये लॉजिकल भी है भाई। रिवैल्यूएशन मॉडल का पहला ही फंडा है कि मार्केट वैल्यू चाहिए, और ये कोई मंडी थोड़ी है जहां पे ब्रांड बिकते हो, कोई वेजिटेबल मार्केट थोड़ी है जहां से जाके आपने देख लिया कि कहां बिक रहा है हमारा प्यार, कहां पे हैं, कहां बोली लग रही है। भाई इसके कस्टमर, इसके ग्राहक कहां मिलेंगे? तो इसका तो कोई मार्केट ही नहीं होता, तो आप मार्केट वैल्यू निकालोगे कैसे? सबका ब्रांड, सबका ट्रेडमार्क, सबका पेटेंट, सबकी गुडविल इज सेपरेट, इट कैन नॉट बी होमोजीनियस। भाई अपन को मशीन देखनी है, सिमिलर मशीन मिल जाएंगी, सिमिलर ब्रांड कैसे मिल जाएंगे? सर का ब्रांड और दूसरे का ब्रांड सेम थोड़ी हो जाएगा, सबका ब्रांड अलग अलग रहेगा। तो देखो बात को समझना है, रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड ओनली व्हेन देयर इज एक्टिव मार्केट एंड असेट्स आर होमोजीनियस। कहता है तभी करना जब असेट में एक्टिव मार्केट, कोई मतलब इनका चलता हुआ मार्केट हो, जो कि बहुत रेयर है। कुछ लाइसेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है फिशिंग लाइसेंस, ये कुछ कोटाज होते हैं, जो फिशर्स होते हैं ना उनको फिशिंग के लिए लाइसेंस मिलता है, मिल्क कोटाज मिलते हैं कि आप इतनी फिशिंग यहाँ से कर सकते हो। तो वो लाइसेंस कुछ बहुत रेयर इंटेंजिबल एसेट है जिन पे अप्लाई हो सकता है। अप्लाई सेम वही IAS 16 की तरह अप्लाई होगा, अकाउंटिंग सारी सेम है, बट ये रेयरली अप्लाइड ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के लिए ना एक्टिव मार्केट है, ना होमोजीनियस, ना सिमिलर। कैसे मिल जाएंगे भाई? सिमिलर ट्रेडेबल और होमोजीनियस मार्केट कैसे? आइडेंटिकल सिमिलर मिल कैसे जाएगा दोस्त? तो इंटेंजिबल, तो फिर इंटेंजिबल कैसे हुआ? प्यार आपका मेरा सेम कैसे हुआ, है ना? इंटरनली जनरेटेड, दूसरा परचेज नहीं करके लाए तो खुद ब खुद जनरेट कर दिया। इंटरनली जनरेटेड कहता है नॉट रिकॉर्डेड इन मोस्ट केसेस ड्यू टू अनरिलायबल मेजरमेंट एंड लैक ऑफ कंट्रोल। कहता है अगर कोई चीज खुद ब खुद ही जनरेट हुई है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? अपने आप आपने ओवर द पीरियड 10 साल से काम कर रहे हो, 50 साल से काम कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरी 500 करोड़ की गुडविल है। भाई हम जहां चलते हैं वहीं हमारा नाम है, दुनिया दुनिया में बच्चा बच्चा हमें जानता है। अरे तो कितना ही आप बोल दो, वैल्यू कैसे दे दें? ठीक है वैल्यू बहुत है बट कितनी है? तो कहता है खुद ब खुद जनरेट। हाँ किसी ने परचेज करी है, खरीदी है, तब तो बात हो गई ना। आप आए, आपकी गुडविल कोई खरीद रहा है, उसके पैसे लगा रहा है, तब तो परचेज हो गई, सामने वाले ने बोली लगा दी, खरीद ली। बट इंटरनली जनरेटेड खुद ब खुद रिकॉर्ड नहीं होगी। एग्जांपल नॉट इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड, खुद ब्रांड बनाया, जनरेटेड गुडविल, कस्टमर रिलेशनशिप। भाई हमारे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, कस्टमर हमें छोड़ के कहीं नहीं जाता, एक बार आता है फिर कहीं नहीं जाता है, खो जाता है हमारे में। तो ठीक है अच्छे रिलेशनशिप है, अच्छी वैल्यू है, बट इसको मेजर नहीं किया जा सकता। लॉ मना करता है तो मना करता है, अकाउंटेंट को कोई मतलब नहीं। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है,
काम आसान हो गया ना। परचेज गुडविल के लिए सिंपल बोला, परचेज करके लाए हो, परचेज ब्रांड परचेज करके लाए हो, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करना है, प्लस डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देना। सब्सिक्वेंट में देखना कि कॉस्ट मॉडल में फाइनाइट लाइफ है, इनफाइनाइट लाइफ है। फाइनाइट है तो एसएलएम से डिप्रिशिएट करना, अमोर्टाइज करना, इनफाइनाइट है तो चलते फिरो। ऐसे माइंड मैपिंग बनाओ, तभी तो कंसेप्ट समझ आएगा। सारी चीजों को बिना देखे बोलो, दिमाग में एक मैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल रियली अप्लाइड बट इट कैन बी अप्लाइड ओनली इफ एक्टिव मार्केट एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट। थ्योरी के लिए याद हो गया, खत्म बात। अकाउंटिंग सेम एज IAS 16 एंड R&D। थर्ड इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अरे भाई ये क्या है सर, ये R&D क्या कर रहे हो, किस चीज की रिसर्च कर रहे हो R&D? तो कई बार कंपनीज लाइक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है ना, सिप्ला, रेनबेक्सी, बच्चों ये रिसर्च करती हैं, कई कई साल रिसर्च करके फॉर्मूला डेवलप करती हैं। तो ये जो मेडिसिन के फॉर्मूले डेवलप कर रही हैं, ये भी तो इंटैंजिबल एसेट्स हैं। ये जो कॉपीराइट, ये जो पेटेंट डेवलप कर रही हैं, ये भी तो इंटैंजिबल एसेट है मेरे दोस्त, मेरे यार। तो लॉ कहता है कि इसमें दो फेज होते हैं भाई। कोविड की दवाई का रिसर्च हो रहा है, फिर कोविड की दवाई डेवलप हो रही है। कहता है रिसर्च में जो खर्चा हो रहा है, जो साइंटिस्ट आपने बिठाए उनकी जो सैलरी दे रहे हो, जो साइंटिस्ट को खाना पीना दे रहे हो, जो उनको सपोर्ट दे रहे हो, जितना भी रिसर्च में खर्चा कर रहे हो भाई, रिसर्च तो रिसर्च है। इस खर्चे का क्या होगा, क्या अंजाम होगा इस रिश्ते का पता नहीं है। अभी क्या है, जो भी खर्चा इस रिश्ते पे कर रहे हो, पता नहीं इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, हाँ होगी नहीं होगी, रिसर्च का रिजल्ट आएगा। तो लॉ कहता है रिसर्च के सारे खर्चे पीएनएल में नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट डेवलपमेंट के खर्चे, यूरेका मूवमेंट, पता लग गया कि सक्सेस होगी, टेस्टिंग शुरू हो गई, प्रोटोटाइप बनने लग गए, डेवलपमेंट शुरू हो गया, फॉर्मूला कामयाब हो गया, रिसर्च का रिजल्ट आ गया, मेहनत का फल आ गया। तो बात कहता है डेवलपमेंट फेज पे अगर पहुंच गए हो, दवाई मिल गई है डायबिटीज की, अलग अलग इलनेस की, आप रिसर्च कर रहे थे कोविड की और दवाई आपको मिल गई, फॉर्मूला मिल गया, अब वर्क करना है, डेवलप करना है। तो कहता है इसको असेट दिखाओ, कैपिटलाइज करो, बट पायरेट की कंडीशन मीट हो। वर्ड पायरेट हमने निमोनिक बनाया है, लॉ यूज नहीं करता। अभी समझेंगे कि 5 कंडीशन डेवलपमेंट फेज पे जाने के बाद भी 5 कंडीशन मीट होनी चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया ACCA करना है, आप रिसर्च कर रहे थे ACCA के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह काउंसलिंग ले रहे थे, उस वक्त जो खर्चा किया वो ठीक है, आपको कई कोर्सेज का नॉलेज हुआ। बट जब डिसाइड कर दिया कि ACCA करना है, तो भी ACCA का खर्चा कैपिटलाइज तब होगा जब कहता है कि ये पायरेट की 5 कंडीशन फुलफिल होंगी। पहला क्या, इस खर्चे से बेनिफिट आएगा नहीं आएगा, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट, हाँ ACCA बन जाएंगे तो कमाएंगे भाई, मोटा कमाएंगे। इंटेंशन टू कंप्लीट, अरे सर इंटेंशन की तो बात ही नहीं करो, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, यही नहीं क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और क्या क्या कर देंगे। तो इंटेंशन तो पूरी है, बिजनेस एम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, बिल्कुल। रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है सर, रिसोर्स आर अवेलेबल, स्किल, टीम, फंडिंग सब है, पैसा और स्किल सब है, एबिलिटी टू यूज और सेल, लीगल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, मतलब आप अपनी क्वालिफिकेशन को यूज कर पाओगे, एबिलिटी टू सेल जॉब में लग जाएगी, यही सारी बातें हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकली चीजें हैं, आपको जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, और कितना खर्चा होगा इस पूरे कोर्स में, इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो आप मेजर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये 5 कंडीशन हैं जो आपको बना देती हैं रेडी फॉर कैपिटलाइजेशन। डेवलपमेंट हो गया बट इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो यू कैन नॉट कैपिटलाइज माय फ्रेंड। और कैपिटलाइजेशन के लिए क्या, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में बेनिफिट आए भाई, ACCA करेंगे तो उससे बेनिफिट आएंगे, तभी तो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, कोई डोनेशन कैंप थोड़ी है। इंटेंशन टू कंप्लीट, अपनी मन होना चाहिए भाई, तुमने जान तो लिया फॉर्मूला बट तुम्हारा बनाने का मन नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, कोर्स में घुस गए, मन है यार मैं मूवीज में जाऊंगा, मन है यार मेरे को मॉडलिंग करनी है, मन है मेरा दिल कहीं और लगा हुआ है, किसी और के पीछे जाना है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, फिर क्या पैसा, फिर तो वेस्ट है। रिसोर्स ही नहीं है, स्किल नहीं है, फंड नहीं है, तो पैसा, कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाओगे, बनाने के लिए खर्चा भी तो चाहिए प्रोजेक्ट को। क्या दवाई तो मिल गई पर दवाई ये बनेगी मून पे जाके, भाई खर्चा भी तो होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी है नहीं है, एबिलिटी टू यूज, बनने के बाद आप यूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बनने के बाद आप एम्प्लॉयबिलिटी है या नहीं है, अपनी स्किल को यूज कैसे करते हो, एबिलिटी टू यूज और सेल है कि नहीं, टेक्निकल टेक्नोलॉजी, रेलिवेंट टेक्नोलॉजी है कि नहीं, और एक्सपेंडिचर मेजर हो सकता है या नहीं है, पायरेट की कंडीशन। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट नोट कि अमोर्टाइजेशन R&D में कब से लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अमोर्टाइजेशन R&D में कब से लगेगा। अमोर्टाइजेशन कब से लगेगा सर, जब से एसेट बन जाएगा, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन नहीं। देखो ध्यान समझना, आपने ACCA कंप्लीट करी मान लो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ACCA कंप्लीट करी, डेट ऑफ कंप्लीशन से नहीं,
बट आप अपना काम या जॉब या कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब जॉब 2-3 साल मस्ती करते हो, मान लो एसी से कर लिया आपने कहा नहीं अब तो जिंदगी जिएंगे, 3 साल लग के पढ़ाई कर ली, अब तो ट्रैवल करके आएंगे, 1 साल 2 साल घूमेंगे, अब किताबों की तरफ नहीं, काम की तरफ नहीं, एंजॉय करना। तो आप अभी कंप्लीट तो कर लिए हो बट कमर्शियली स्टार्ट नहीं हो, तो आपने अर्निंग स्टार्ट नहीं किया, कहता अवेलेबल फॉर यूज कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, रेडी टू यूज नहीं हुआ। तो कमर्शियल प्रोडक्शन से असेट का भी यही है कि डेवलपमेंट की डेट नहीं देखनी है। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब उससे कमाई कब से स्टार्ट हो रही है, उस दिन से उसको अमोर्टाइज करना है। मतलब एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, मान लो आपको कहेगा जनवरी में असेट कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, जनवरी में, और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 14 फरवरी से। अरे ये स्पेसिफिक डेट ही क्यों लिख रहे हैं हम, चलो ये तो ऐसे ही है, फरवरी से स्टार्ट हुआ कमर्शियल प्रोडक्शन, फरवरी से कुछ स्पेशल डे पे हमने कमर्शियल प्रोडक्शन, तो अमोर्टाइजेशन भी कब से, यहां से लेके यहां तक के पीरियड में कोई अमोर्टाइजेशन नहीं, असेट जो का तो रहेगा, इट इज लाइक सेम एज इमॉर्टल असेट, जब तक उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती वो चलता रहेगा, कुछ इंपेयरमेंट है तो इंपेयर कर देंगे वरना चलता रहेगा। डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन नॉट फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन, ध्यान रखना है, नॉट डेट ऑफ, भाई डेट का बहुत बड़ा खेल है, समझते हो ना, डेट कौन सी डेट कहां पे जाना है, नॉट फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से मैंने इसको करा दिया। क्या है, पूरा माइंड मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। स्टार्ट व्हाट इज द डेफिनेशन, नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे यही चीज आनी चाहिए और पार लग जाएगा, बेड़ा पार है, और कुछ नहीं चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसी को बोलते हैं, फिर तो प्रैक्टिस रिवीजन दुनिया कर रही है, समझ के करना है ना। तो पहला क्या है, डेफिनेशन क्या है, नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सोचना तो और सोचो, व्हाट इज नॉन मॉनेटरी, नो फिक्स वैल्यू, व्हाट इज नॉट फिजिकल सब्सटेंस, समझ आता है। उसके बाद सीधा आ जाओ कि 3 तरीके हैं, परचेस्ड, internally generated and R&D. If I purchase, initially I will measure at cost, normal rules, cost plus direct cost. Subsequently, I will check whether life is finite, infinite in cost model. If life is finite, I will depreciate as per SLM method, straight line method. And if life is infinite, I will ignore, no depreciation, respect. Because there is no life to depreciate. And if it is revaluation model will only be applied if there is an active market and homogeneous products. Done. Move on, रुकना नहीं है, गई नहीं पे आओ। Second, internally generated, do not record it. And third is R&D. Are you at the research phase? अभी research कर रहे हो? Are you at the research phase? Are you still searching for the right one? Then expenditure done at the time of research is P&L, and the development, once you find the right one, now you are developing your relationship. Considering the Pareto condition are just to ensure that this is not the temporary thing, your intention is on right track, you are going to complete your project. The intention behind Pareto is just to ensure that this project is profitable and you are going to complete it. These are 2 things which are very much important, intention and ability. Then done, date of commercial production, amortization, specifically in case of R&D, amortization will start from date of commercial production. Done sir, done, बात बिल्कुल डन है। Now few questions for you, एंड करेंगे सवालों के साथ, बातों के साथ। तो सर एंड कर दो। तो कहता है बिलो आर 4 R&D सिनेरियोज, कहता है विच ऑफ दीज कैन बी कैपिटलाइज एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो बच्चा पहला, Zyber Limited spent 2,50,000 exploring a plant in Kerala to check it can be used to produce friendly plastic. हाँ जी, क्या कर रहा है ये, कहता है एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, Zyber Limited spent 2 lakhs exploring a plant in Kerala to check it can be used to produce. चेक हो रही है, चेकिंग हो रही है, रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। Tech Gears Limited incurred 1,10,000 developing a water resistant and windproof fabric for ski jacket. अरे डेवलपमेंट, अरे जैकेट बना रहे हो, वाटर रेजिस्टेंट बना रहे हो, बहुत बढ़िया बनाओ। Zeno Limited discovered a new chemical and confirmed it's not harmful to human. And Zyber Limited, last देखो, Zyber Limited later spent 4 lakh making working models of heat proof suits for stunt performer using that plant based plastic. 2 ऑप्शन यहां पे आपको, दोनों में से एक सही है एक गलत है,
कौन सा सही है और कौन सा गलत है बताओ। एक तो मैंने बता दिया आपको, थर्ड और फोर्थ, इसमें से क्या लगता है जेनो और जाइबर कौन सा सही है? जेनो डिस्कवर्ड न्यू केमिकल्स, ZXR कंफर्म इट्स नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, इसने एक केमिकल डिस्कवर किया है। और जाइबर लिमिटेड क्या कहता है? जाइबर लिमिटेड लेटर स्पेंट 4 लाख मेकिंग वर्किंग मॉडल्स, मॉडल बना रहा है, वर्किंग मॉडल ऑफ हीट प्रूफ सूट फॉर स्टंट परफॉर्मर। हीट प्रूफ मतलब जो स्टंट परफॉर्मर होते हैं ना, उनको हीट प्रूफ, मान लो आग लग जाती है तो बच जाते हैं उससे वो। तो देखो क्या है, अरे कहता है सेकंड एंड फोर्थ। बात समझ आ भी रही थी, ऐसा थोड़ी है सबको समझ आया था कि तीसरा आंसर नहीं हो सकता। 1 एंड 3 रिसर्च फेज। अरे तुमने अभी डिस्कवर किया है, रिसर्च किया है, अभी तो पता चला है, अभी तो उस पर वर्क करोगे, केमिकल मिला है कि हार्मफुल नहीं, अभी रिसर्च करके रिसर्च का रिजल्ट आया कि हाँ केमिकल मिल गया, बट अब इस केमिकल को यूज करो ना। 2 एंड 4 आर डेवलपमेंट फेज, कैपिटलाइज इफ पायरेट कंडीशन आर मेट। सर एक और क्वेश्चन, अच्छा एक और केबीसी देखें, 2 मार्क्स के लिए सवाल, 2-2 मार्क्स के आपको करोड़ों करोड़ों जिता देंगे बच्चों, करोड़ों के ही सवाल हैं ये 2-2 मार्क्स के मत समझना, ये मत समझना सर 7 करोड़ का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आप, अरे आप ही 7 करोड़ कमाने वाले हो, महीने के करोड़ों कमाने वाले हो, तो ये तो सवालों को बस क्रैक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर विल अपीयर एज एन आइटम इन एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अरे भाई अमोर्टाइजेशन पीएनएल में जाता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कैसे फंसाओगे हमें? इतने भी हमारे हालात बुरे नहीं हैं, इतने भी हमारे हालात अभी बुरे नहीं हैं कि तुमसे फिर हम गुफ्तगू कर लें। भाई कैसे कैसे तुम कह रहे हो कि इसको सोकी में डालेंगे? भाई ये तो पीएनएल में, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो पीएनएल में ही जाएगा। कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। अरे भाई ये 5 साल का कोई कंडीशन पढ़ा है मैंने आपको? पढ़ा है क्या? कुछ ऐसा बताया कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को 5 साल तक ही करना होता है? जब पढ़ाया ही नहीं तो तुम कैसे कह रहे हो? जो सर ने नहीं बताई तो वो बात कैसे हो सकती है? हर बात आपसे शेयर करिए, तो कोई और कुछ कह दे तो कंफर्म करोगे ना सर से। तो वही बात है, 5 साल की बात कैसे कह रहे हो, उल्लू बना रहे हो हमारा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीटिंग क्राइटेरिया, अच्छा क्राइटेरिया मीट हो गया तो क्या मस्ट है या मे है? मस्ट है भाई, क्राइटेरिया मीट हो गया तो रिकॉर्ड एसेट दिखाओ, ऐसे थोड़ी पीएनएल में डाल दोगे, राइट। एक बार पायरेट की कंडीशन फुलफिल हो गई तब आपकी मर्जी नहीं है कि मैं चाहूं तो दिखाऊं वरना ना दिखाऊं, नहीं, तब तो कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा। R&D एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल। भाई कहता है रिसर्च के खर्चे पीएनएल में ना दिखा के इंटेंजिबल एसेट दिखाने चाहिए, तो इसको इस बात के लिए रिसर्च करनी चाहिए कि ये खर्चे एसेट में नहीं पीएनएल में जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लो, सारे ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन आपके सामने गिवन है, पढ़ लेना खुद से, देख लेना, मज़ा आ जाएगा। और ये थैंक यू सर की तरफ से, तो ट्राई किया थोड़ा स्पीड में आपको ये चीज़ें कराऊं। आप स्लो देखो इस वीडियो को, 2 बार देखो, 4 बार देखो, कवर सारी चीज़ें करी हैं, बातें सर ने सारी करी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लूँ बस आपका, इसलिए थोड़ी स्पीड को फास्ट रखा है। तो स्लो स्पीड में देख लो सर का वीडियो, 4 बार 5 बार देखो, सब चीज़ें याद हो जाएंगी। बस पर्पस यही है कि माइंड मैपिंग बन जाए आप लोगों के दिमाग में। तो फिर मिलते रहेंगे। आज के लिए फिर से मेरे दोस्तों को टाटा बाय बाय, टेक केयर।